आज से तकरीबन 4 साल पहले 28 नवंबर 2020 को हमने कोशिश करना स्टार्ट की, जहां से हमने तुरफा तमाशा का ये सफ़र आगाज़ किया। और इन 4 सालों के अंदर हमने बहुत कुछ सीखा। उस सबक के साथ साथ हमने आप तमाम लोगों को भी उस अवेयरनेस को देने की कोशिश की। तुरफा तमाशा स्टार्ट करने का हमारा मकसद यही था कि हम जिस हद तक अवेयरनेस क्रिएट कर सकें करें। हमारे सोचने का समझने का जो तरीक़ाकार है उसके अंदर हम चेंज करें। बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत मुस्लिम, हमारी कोशिश यही थी कि हम जिस हद तक अवेयरनेस क्रिएट कर सकें करें। और दुनिया में जो भी मामला चल रहे हैं, चाहे वो जियो पॉलिटिकल चीज़ें हों, चाहे वो जियो इकोनॉमिकल चीज़ें हों, चाहे वो हमारे दीन के हिसाब से जो मामला हों, तो वो किस तरीके से चल रहे हैं और हमारी उस तरफ अप्रोच क्या है, उसको हम जो जिस तरह से हमें चेंज करना चाहिए, हमने कोशिश की कि हम उसको चेंज कर सकें। इन 4 सालों के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ों का सामना भी किया। बहुत बार जो है वो हमें तनकीद का भी निशाना बनाया गया। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पाबंदियों का भी सामना करना पड़ा। लेकिन साथ साथ खुशी इस बात की है कि थोड़े ही लोग सही, लेकिन हम चलते चले गए और साथ में कारवां बनता चला गया। तो इस पूरे 4 साल के ऊपर मैं आज सलमान भाई से बात करना चाहूँगा। और मैं सबसे पहले उनको क्रेडिट देना चाहूँगा कि उन्होंने इन 4 सालों के अंदर जिस तरीके से हर चीज़ के ऊपर स्पॉट ऑन एनालिसिस किए, तो क्रेडिट गोज टू यू सलमान भाई फॉर द ऑसम एनालिसिस। आपके साथ रहकर मैंने बहुत कुछ सीखा। मेरे सोचने का जाविया बहुत हद तक तब्दील हुआ। और ये बहुत ज़रूरी है। और हम हमारी कोशिश यही है कि हम जो पार्ट प्ले कर सकें, और हम समझते हैं इसको कि ये हमारी जिम्मेदारी है, और उस पार्ट को हम प्ले करने में जिस हद तक हम अपनी कोशिश कर सकें करें, और अपनी तमाम तर काविशें जो है उसमें सर्व कर सकें, वो हम करें। तो इन 4 सालों को मैं समराइज़ करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा सलमान भाई से कि सलमान भाई, आपको ये 4 साल तुरफा तमाशा का जो हमारा सफ़र अभी तक रहा है और इंशाल्लाह ये सफ़र जारी रहेगा, तो इस बारे में आप क्या कहिएगा? क्या क्या हमने ऑब्स्टिकल्स हर्डल्स देखे, क्या क्या चीज़ हमें सीखने को मिली, और किस तरह से जो है हम यहाँ तक पहुँचे? जी। बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बात ये है कि अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि उसने हमें ये सूझ समझ अता की। क्योंकि मेरा मानना ये है कि एक्सटर्नल स्टिमुलस है, ये वो उसी की तरफ से आता है। नेकी का कोई आप इरादा करते हैं, कोई अच्छे काम का इरादा करते हैं, वो अल्लाह ताला की तरफ से ही है, तो इसमें हमारा कोई वो नहीं है। और जहाँ तक बात क्रेडिट की है, इट वॉजंट पॉसिबल विदाउट यू। वारे बिला ये पॉसिबल नहीं था, सीधी सी बात है। क्योंकि जब तक दो आदमी एक दूसरे को जो है वो कॉन्स्टेंटली मोटिवेट ना करें किसी चीज को करने के लिए, ये पॉसिबल नहीं है। अकेला आदमी जो होता है वो अपने हालात और वाकयात में गुम हो जाता है। और बहुत सारी दफा ऐसा होता है कि आप अपने मिशन पे होते हैं, लेकिन फिर आप डिरेल हो जाते हैं क्योंकि आप अकेले होते हैं, और फिर आप कहीं और चले जाते हैं। लेकिन जब दो आदमी होते हैं तो वो क्या होते हैं, या दो से ज्यादा, तो वो एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते हैं। और उन्होंने लाइफ का जब मिशन ही यही बना हुआ होता है कि हमने कुछ करना है, कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोसाइटी करनी है, तो उसमें ये होता है कि आपका कारवां चलता रहता है। और फिर जब कारवां चलता रहता है तो फिर लोग मजीद शामिल होते रहते हैं, और फिर वो भी आपको जो है वो इंकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि मजीद से मजीद बेहतर से बेहतर काम हो सके, और जो है वो मजीद से मजीद ये चीज़ें, और जो है ये जो बेदारी शऊर का सफ़र है, ये मजीद फैल सके। तो ये पॉसिबल ही नहीं था अहमद, आपके कंट्रीब्यूशन के बिना। ये तो सीधी सी बात है, इसमें तो क्रेडिट की जरूरी बात। तो ऐसी बात नहीं है, क्रेडिट आपको भी जाता है इस बात का जितना मुझे जाता है। तो ये तो बात हो गई ये 4 साल। दूसरा, व्यूअर्स के लिए हम ये जरूर बोलेंगे कि हमने इस 4 साल में बहुत कुछ देख लिया, आपने भी और हमने भी। और ये 4 साल ऐसे हैं कि जो पिछली 4 दिहाइयां हैं, 4 डेकेड्स हैं, उसमें शायद लोगों ने इतना नहीं देखा जितना इस 4 साल में देख लिया। हमने ये भी देख लिया कि हमारे कंट्री में पोटेंशियल कितना है और कैपेसिटी कितनी है। और हमने ये भी देख लिया, जो रॉक बॉटम कहते हैं जिसे, हमने ये भी देख लिया कि जब हम नीचे उतरे तो हम कहाँ तक जो है वो गिर गए। और फिर उसका जो है वो फिर हमारा टिपिंग पॉइंट पे भी एक बहस हुई कि टिपिंग पॉइंट हमारा आ गया है या आएगा, तो फिर कब आएगा, और अब आ गया है तो उसके बाद क्या होगा। तो हम तवातुर से इस पे तज्जिया करते रहे, और सिर्फ आपको खबर नहीं देते थे। हमारा मानना यही था कि सिर्फ आपको खबर नहीं देनी, बल्कि खबर के पीछे की जो वाकयात है और जो डॉट कनेक्टिंग है बेसिकली, वो की जाए, ताकि आपको उस क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ जो है वो इनवाइट किया जाए, जिसकी बेहद ज़रूरत है हमारे मुश्तक। यानी हम सरफेस पे ले लेते हैं चीज़ों को, हम पार पे ले लेते हैं चीज़ों को, और हम समझते हैं कि ये खबर है, और हम रिएक्शनरी कॉम की तरह काम कर रहे हैं। नहीं, हमें थोड़ा स्ट्रेटेजिक तरीके से सोचना पड़ेगा, क्रिटिकल थिंकिंग करना पड़ेगी, और मजीद उन दिमागों को जो है वो इनवाइट करना पड़ेगा सोचने के लिए, जो कि या तो रेडी हैं या रेडी होने वाले हैं, जो भी स्कूल कॉलेजेस में हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, और अपने प्रोफेशंस में अभी इंटर हो रहे हैं। उनको इनवाइट करना पड़ेगा कि अपने आप प्रोफेशन में रहें, अच्छा काम करते रहें,
लेकिन ये ओवरऑल आपकी जिंदगी का मकसद ये होना चाहिए कि दूसरों के लिए भी कुछ काम करें, सोसाइटी की तरफ कोई कंट्रीब्यूशन करें। आपका दीन भी यही चाहता है कि सही आप अपनी सोलो फ्लाइट लेकर अपना घर बना लें, अपनी चीजें अच्छी कर लें। ये दीन का मकसद है ही नहीं आपसे। अगर आप स्क्रिप्चर पढ़ें कुरान मजीद और अहादीस, आपको अंदाजा हो जाएगा कि सहाबा ने अपनी पूरी पूरी और जिंदगियां डेडिकेट कर दी दूसरों की भलाई के लिए। तो उनको तो किसी ने ये नहीं बोला था कि आप अपना प्रोफेशन देखो और अपनी सोलो फ्लाइट देखो। तो हमारा मकसद भी यही है कि वो जो पूरा ओवरऑल मकसद है जिंदगी का, उसको दोबारा से उजागर किया जाए। और जो हमारी ये जो जीस की जस्तजू है, उसको दोबारा से बताया जाए और रीडिफाइन किया जाए कि ये नहीं है कि सिर्फ आपने जो है वो अपना बिजनेस करना है या कारोबार करना है या अपनी नौकरी करनी है, उसके बाद जो है वो अपने बच्चों की शादियां करनी है और फिर वो देखकर आपने अपनी जिंदगी को एंड कर देना है। और कोई कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जिससे किसी ऐसे का भला ना हो जाए। और हम ये मानते हैं कि नेकी तो वही है कि जब आप करें वो, तो फिर आपको ये ना हो कि उसके बदले में हमें कोई रिवॉर्ड मिलेगा उस बंदे से। नेकी का तो बेसिकली डेफिनेशन ही यही है कि आप बेगर्ज होके करें। इकबाल कहते हैं ना कि जिसका अमल है बेगर्ज, उसकी जजा ही कुछ और है। अल्लाह ताला ने उसकी जजा कुछ और रखी है। यानी जिसको ये हो कि हमें दुनिया में ही मिल जाना है, इसलिए मैं कोई अच्छा काम करूं कि उसको दुनिया में मुझे उसको वो दे दे बंदा, तो वो तो फिर नेकी नहीं कहलाता। तो ओवरऑल जो पर्पस था वो यही था कि लोग जो है वो अवेयर हो सकें अपनी सराउंडिंग्स के बारे में, अपने बारे में, खुद अपने आप को देख सकें। और मैं ये जरूर आपको कहूंगा कि इस पूरी जर्नी में जो हमने लेसन है वो मैं तुम्हें आपको जरा क्रक्स के तौर पर रखना चाहता हूँ। कि हमने अमर ने जो है वो जबरदस्त जो है वो समअप किया हमारी चीज को। अगर आप तो तमाशा के पेज पे देखें तो उसने लिखा है हमारी 4 साल की जर्नी को उसने समअप किया है। तो मैं जरूर इतनी सी बात उसमें से एक छोटी सी बात रीट्रेट कर देता हूँ कि आप उस पूरी जर्नी में एक बात जरूर नोट करें कि हमने इस्लामिक एस्केटोलॉजी यानी एंड ऑफ टाइम्स की बात तो करी कि हम कहाँ जा रहे हैं और किस दौर में। अगर आप उसको फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री यानी जहाँ से हमारा आगाज हुआ था, यानी आदम अलैहिस्सलाम को हमें क्यों भेजा था अल्लाह ताला ने इस दुनिया में, अगर उसको आप जोड़ लें तो जो बीच का हिस्सा है ना वो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। जो हमारे लोग कंफ्यूज है ना वो इसलिए है कि हमें अपने आगाज और अंजाम का दोनों को ही खबर नहीं। यानी इस्लामिक एस्केटोलॉजी या कोई भी एस्केटोलॉजी आपको एंड बताती है आपका, और जो फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री है यानी जहाँ से आपका आगाज हुआ है, यानी आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने क्यों बनाया, अगर आप वो समझ लें मामला, तो यकीन माने अगर आपको आगाज और अंजाम समझ में आ जाएगा तो बीच की जर्नी भी आपको समझ में आ जाएगी। ये मैं आपको गारंटी से बात बता रहा हूँ। और मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ आज एक और एक नए मुद्दे पे कि इसके बारे में आप जरा क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं। और आदम और इब्लीस का अगर आपको वाक्य समझ में आ गया स्टार्ट में ही, और आपको एस्केटोलॉजी समझ में आ गई आखिर में क्या होने वाला है, तो बीच की जर्नी तो आपको वैसे भी समझ में आ गई। यानी आपको ये पता लग जाएगा आप कहाँ से आ रहे हैं और आपको ये पता लग जाए आप कहाँ जा रहे हैं। तो अहमर कितना आसान हो जाएगा हम सबके लिए समझना कि बीच में क्या है। और हमारे सिर्फ ये नहीं समझ में आ जाएगा क्या है, ये समझ में आ जाएगा फिर हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। क्योंकि अगर आपको आगाज समझ में आ गया और अंजाम समझ में आ गया, तो फिर जिंदगी का मकसद ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो हम अपने व्यूअर्स को ये 4 साल की हमारी जो पूरी काविशें हैं इसका निचोड़ मैं आपको बता रहा हूँ कि खुदाया जो फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री है वो पढ़ लें स्क्रिप्चर से। और एंड ऑफ टाइम्स का तो हम ऑलरेडी आपको बताते रहते हैं। तो इनकी बीच की जो डॉट कनेक्टिंग है ये लाइफ का पर्पज आपको सीधा करके बता देगी। यानी अगर आप कहीं डीरेल भी हो रहे होंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मैं यहाँ पर डेविएट कर रहा हूँ, दोबारा से मुझे सिराते मुस्तकीम पे जिसका जिक्र है किया हुआ इस पिक्चर ने उस पे आना। तो वो डेविएशन, जो डेविएशन है ना वो दोबारा से सही करने का मौका आपको मिलेगा। तभी मिलेगा जब आपको ये पता हो कि आप आ कहाँ से रहे हो और आप जा कहाँ पे रहे हो। तो अहमद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जो दूसरी चीज मैं आपको कहूंगा जो कि हमारे व्यूअर सुनना भी चाहते हैं कि पाकिस्तान की हालात इतने मखदूश हो गए और हम जो है जैसा कि मैंने कहा कि 4 साल में हमने उसका जो है वो पोटेंशियल भी देखा कि हम कहाँ जा सकते थे। और हमने रॉक बॉटम भी देख लिया, हमने ये भी देख लिया कि हम अगर गिरे तो कहाँ तक गिर गए। और हमारा टिपिंग पॉइंट पे फिर बहस होने लगी कि यार हमारा वाकई में टिपिंग पॉइंट आ भी गया है या अभी आएगा, मजीद बाकी है, अभी और मजीद गिरना बाकी है, तनजुली और बाकी है। तो ये बहस होने लग गई। ये भी सब कुछ 4 साल में इतना जल्दी हो गया। तो उसकी जो समअप के तौर पे इस पूरी जर्नी को मैंने समअप किया है तो ये किया है कि जो पाकिस्तान के हालात हैं वो जब तक आपको समझ में नहीं आएंगे, जब तक के जो करेक्टर्स हैं जो यहाँ तक लेके आए हैं इन सब चीजों को मामला को, उन करेक्टर्स को आप नहीं समझते। और वो करेक्टर्स जो हैं वो एक ग्रुप्स की शक्ल में, यानी 7 ग्रुप्स में हमने उसको डिवाइड किया है। यानी हमारी चकवा तमाशा की रिसर्च में हमने उसको 7 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। और पाकिस्तान की जो जवाल की जो वजह है तो ये 7 ग्रुप्स की जो ये क्रीम है लीड है, और इसको हमने 7 पिलर्स ऑफ लीड कहा है पाकिस्तान की। उसमें हमने डिवाइड किया। उसमें सबसे पहले आपकी मिलिट्री आ जाती है, दूसरी में आपकी ब्यूरोक्रेसी आ जाती है, तीसरी जुडिशरी है,
चौथी आपके पॉलिटिशियंस हैं जिनको आप सबको सबसे ज्यादा गालियां पड़ती हैं। लेकिन यकीन माने ये 7 पिलर्स में से सिर्फ एक ग्रुप है। पांचवे पे आपकी मीडिया आ जाती है जो कि कॉर्पोरेट मीडिया है। आपको पता है मेन स्ट्रीम कॉर्पोरेट मीडिया इसके बारे में आपको बताते रहते हैं। यानी आप मालिक को खरीद लो, यानी मालिक को एक फोन कर दो मीडिया ग्रुप के, तो समझ लो सारा नैरेटिव आपके कंट्रोल में आ गया। तो इतना सारा है। छठा जो ग्रुप है वो इंडस्ट्रियलिस्ट या लैंड लॉर्ड जिनको आप कहते हैं, जागीरदार वगैरह, कैपिटलिस्ट, सरमायादार, वो ग्रुप है। और आखिरी ग्रुप वो स्कॉलर्स का है जिसको आप डेरोगेटरी टर्म में मुल्ला कहते हैं। और इसी के बारे में कई किताबें लिखी जा चुकी हैं जिसमें कहा है कि पाकिस्तान का जवाल का सबब जो है वो मुल्ला मिलिट्री अलायंस है। यानी मुल्ला और मिलिट्री ने आपस में एक अलायंस किया हुआ है जिसकी वजह से कोई भी, और जिसके आपने हालिया अगर आपको मैं मिसाल दूं तो आपको पता है वीपीएन को भी हराम करार दे दिया। और उस पर मैंने ये लिखा था इकबाल का शेर कि मेरी मीनाए गजल में जरा सी थी बाकी, और शेख कहता है कि ये भी है हराम ऐसा की। तो उसने कहा कि जरा सा तो बचा था चीज, और शेख ने कहा कि ये भी हराम है साकी। तो ये साकी नामा से मैंने आपको शेर पढ़ा है। और ये हाल है उस। तो मैंने पहला जो ग्रुप है मिलिट्री, और आखिरी जो स्कॉलर का जो मुल्ला वाला जो ग्रुप है, उलमा हक की बात नहीं हो रही, जो मिल जो आखिरी ग्रुप है स्कॉलर्स का, तो ये जो मुल्ला मिलिट्री लाइन है इसके बीच में ये जो बाकी लोग आ रहे हैं, इनकी जो इलीट है, क्रीम है, इन्होंने अपने मफादात के तहत एक गठजोड़ किया हुआ है पाकिस्तान। और अगर आपको पाकिस्तान का केस समझना है तो ये 7 ग्रुप्स को आपको समझना होगा कि ये किस तरीके से आपस में ऑपरेट करते हैं, इनके आपस में रिश्तेदारियां हैं, इनके आपस में इंटरेस्ट है, म्यूचुअल इंटरेस्ट है, हम उसके लिए चला रहे हैं। और ये, अगर मैं तादाद की बात करूँ, ये चंद हजार लोगों से ज्यादा की नहीं, लेकिन 24 करोड़ लोग सफर कर रहे हैं इनके बेवकूफाना फैसलों की वजह से। ठीक है, कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है, नजर आ रहा है आपके सामने, मोरूसी सियासत है, बाप का बेटा। अब आप अपनी करंट पार्लियामेंट में पोता, मैं पोते को ट्रेस करवा दूंगा आपको, यानी तीसरी जनरेशन काम कर रही है, उसके अब्बा भी थे, उसके उसके अब्बा भी। मीडिया, कॉर्पोरेट मीडिया तो हम कितना बोलते हैं उसको मेन स्ट्रीम मीडिया में, यानी आप मालिक को एक फोन कर रहे हैं कि भाई ये नैरेटिव नहीं चलना चाहिए थ्रू आउट आपके चैनल पे। अब किसी भी किस्म का प्रोग्राम हो, कितना भी अच्छा जर्नलिस्ट हो, कितना भी अच्छा एंकर हो, वो उस पे बयान नहीं करेगा। और ब्यूरोक्रेट्स मत भूलें, ये जो नौकरशाही है ना, ब्यूरोक्रेट्स, ये जिसने एग्जीक्यूट करना है सारे मामलात को, अगर इसकी मिसाल मैं आपको दूंगा इमरान खान साहब के दौर में शफर जरी साहब को एफबीआर का चेयरमैन लगाया गया, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं, जो नौकरशाही है। ठीक है, इंस्टीट्यूट आपके यहाँ नहीं बन सके, उसमें एफबीआर इंडिपेंडेंट नहीं हो सका कभी। एससीसीपी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो बैंक्स के अलावा बाकी सारी कंपनीज को रहती है, वो सेंट्रल बैंक, इंटरेस्ट रेट आप कहाँ तक है गए, हमने तवातुर से इस पे बात करते हैं। तो इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट भी इंडिपेंडेंट नहीं है और ऑटोनोमस नहीं है अहमद। क्यों? क्योंकि ये जो 7 पिलर्स हैं एलीट के आपके, इनकी जो क्रीम है, इन्होंने आपस में गठजोड़ किया हुआ है अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके चलाने के लिए, और जिसकी वजह से 24 करोड़ आवाम सफर कर रही है। और मैंने आपको तवातुर से बताया कहाँ कहाँ ये बॉटल नेक्स क्रिएट कर, मीडिया का बताया आपको, इंडस्ट्रियलिस्ट और लैंड लोग, ये कभी चाहेंगे कि रिफॉर्म्स हो जाए, लैंड रिफॉर्म्स हो जाए, हारी को जमीन मिल जाए, यानी पाकिस्तान में जो है वो हारी को जमीन मिल जाए। इनको तो आदत हो गई है अंग्रेजों की तरह हुकूमत चलाने की। और स्कॉलर्स जिसको मैं बोल रहा हूँ आपको, कि वो स्कॉलर जो मैसू कहलाता है, जिसे हम मुल्ला कहते हैं, मेरे सामने कई किताबें इस पे लिखी जा चुकी है, मुल्ला मिलिट्री लाइन, वो क्या करता है, वो ऊपर से इशारा आता है और वो चीज को हराम कर देता है। चलो भाई, वीपीएन हराम हो गया। अब वीपीएन लड़के इसलिए इस्तेमाल कर रहे थे, आपको भी पता है, मुझसे ज्यादा पता है इस बात का, कि जो बेचारे अपने इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर्स थे, बाकी लोग थे जो ट्विटर तक रखना ही चाहते थे कि खबर इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच जाए, वो उसके लिए यूज करते थे। लेकिन जिन लोगों को पता ही नहीं है वीपीएन चीज क्या है, ये यूज किस लिए होती है, वो अगर आपको उठा के आपके फेस पे मार दें, मुंह पे फतवा, तो आपको कैसा लगेगा? ये अभी रिसेंटली हुआ है भाई, 2024 की बात कर रहा हूँ मैं, कोई 1901 की बात नहीं। जी ये हाँ। गठजोड़, इस गठजोड़ को आवाम जब तक समझ के इसका इंटेलेक्चुअल जवाब नहीं देगी, और तुरफा तमाशा से हम करना ही ये चाहते हैं, ये जो इंटेलेक्चुअल दिमाग है आपके, उनमें क्रिटिकल थिंकिंग के जरिए वो कुव्वत आए, वो सख्त आए, कि आप इंटेलेक्चुअली तौर पर मजीद कैस्केड इफेक्ट के तहत मजीद ऐसे दिमाग बना सकें, ताकि वो एक एक इन्फॉर्म जनरेशन बड़ी हो ना यार। एक इन्फॉर्म जनरेशन और यूथ जब आएगा तो वो क्वेश्चनिंग माइंड होगा, वो फिर वो रेलिवेंट सवाल करेगा, ना आगे कोई बिरयानी की प्लेट पे बिक जाएगा, ना आगे कोई जो है वो अपने नाम और फेम की खातिर झुक जाएगा। आपने देखा यही हुआ है ना पाकिस्तान में, और अपने इंटरेस्ट से बाला उत्तर होके काम करेगा।
अपने इंटरेस्ट से बड़ा करोगे काम करेगा। और चौथे साल के एंड पे मैं अब आपको एक बोल रहा हूँ, अपने यूथ को भी और अपने यूथ को भी, एक काम आप जरूर करें, प्रॉफिट एंड लॉस से ऊपर उठकर देखें इस चीजों को। जब तक आप, सूद और जियान जैसे फारसी में कहते हैं, और नफा नुकसान उर्दू में कहते हैं, जब तक आप इससे ऊपर उठ के नहीं सोचेंगे, यकीन माने आप विजनरी नहीं है, आप में कोई लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है। आप सब चाहते तो हैं ये कैच वर्ड्स आपके अंदर आ जाएं, लीडरशिप, विजनरी। यकीन मानिए, आज मेरी बात लिख लें, जब तक आप प्रॉफिट एंड लॉस से ऊपर नहीं उठेंगे, जब तक आपको इसकी जो है ना, वो आपको इसकी ऑर्डर भी नहीं आ सकती, ट्रू। इसकी भिनक भी नहीं पड़ेगी आपको, लीडरशिप की और विजनरी होने की। भूल जाएं आप सब कुछ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत नैरोली अपने अपने पर्सनल एजेंडा को परसू करने के चक्कर में हर बंदा जो है वो पस्त नजर हो गया है। उसकी नजरें पस्त हो गई, वो विजनरी नहीं रहा, उसके अंदर वो लीडरशिप की क्वालिटी नहीं आ रही। आप मुझे बताएं, एक सेल्फिश आदमी लीडर कैसे बन सकता है अहमद? मुझे ये तो बताए ना यार। कभी भी नहीं, कभी भी कैसे नहीं। कभी भी जिंदगी भर नहीं बन सकता। वो जो चाहे कर ले। उसको कॉर्पोरेट लीडरशिप अगर मिल भी जाए, जैसे हमारे यहाँ कॉर्पोरेट में होता है ना कि वो अपने आप को, जो सीएफओ, सीईओ, सीएमओ, सीओओ, वो समझते हैं कि हमें कॉर्पोरेट लीडरशिप मिल गई। यकीन माने वो कॉर्पोरेट लीडरशिप भी बड़ी शैलो इन नेचर होती है, क्योंकि वो इस सेल्फ इंटरेस्ट में काम करते हैं। ये चंद मोटी मोटी विजडम की बातें हमने आपको, दिल की बातें जो है ना, वो ये 4 साल के इख्तिताम पे आपसे कर रहे हैं। और यकीन माने, इन लाइंस पे अगर आप नहीं सोचेंगे, जैसे कि हमने हम लोग को पहले बात से शुरू की, कि अगर आपको यही नहीं पता कि इब्तदा कहाँ है, तो फिर एस्केटोलॉजी कैसे समझ में आएगी आपको? वो तो इंतहा है। और मैंने एक शेर लिखा था कुछ अर्से पहले, मैं आपको गोशगुजार कर देता हूँ कि हमें कैसे लोग चाहिए, हमें ऐसे लोग चाहिए, जो मैं एक मिसरे में मैंने बंद किया है कि वो राजों का राज ही रहा, वो राजों का राज ही रहा, और फकत महवे परवाज ही रहा। वो राजों का राज ही रहा, और फकत महवे परवाज ही रहा। हम तो बढ़ते रहे जानिब अंजाम, और वो माइल बा आगाज ही रहा। हम वाह तो बढ़ते वाह। रहे जानिब अंजाम, मगर वो माइल बा आगाज ही रहा। वो इसी बात पे स्ट्रेस करता रहा कि पहले तो मुझे ये तो बताओ ना, कि मैं आया कहाँ से हूँ, मेरी शुरुआत क्या है, मेरी बिगिनिंग क्या है। तो फिर मैं, मुझे समझ में आ जाएगी कि मेरा मकसद क्या है लाइफ का। तो लाइफ का जो मकसद है, उसको हासिल करके दूसरों की मदद करते हुए चलना, लोगों के लिए आसानियां पैदा करते हुए चलना। और सबसे बेहतरीन काम आप किसी को जो कर सकते हो, वो ये कि लोगों के दिमाग जो है, वो सोचने पे मजबूर कर सकते हो, और इनलाइटन कर सकते हो, और अवेकनिंग और कॉन्शियसनेस को बढ़ाने का काम कर सकते हो। इससे बेहतर काम एक इंसान नहीं कर सकता आदमजात। बाकी सब चीजें सेकेंडरी और टर्शरी आ जाती हैं। और आप, मैं आपको मैं मजे की बात बताऊं, यही वो काम है जिसके लिए प्रॉफिट्स भेजे गए थे, बाय द वे। आपको क्या लग रहा है, कोई प्रोफेशन, कोई कोई बिजनेस करने आया था यहाँ पे? प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स का बिजनेस करने आए थे वो? ट्रू। या वो कोई मल्टी मल्टी बिलियन कोई इंडस्ट्री लगाने आए थे? वो क्या करने आए थे? वो इंसानों के जो दिमाग है, इनमें वो कॉन्शियसनेस और इदराक, और सबसे पहले इदराक तो आपको आपके क्रिएटर का होना चाहिए। और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके क्रिएटर का इदराक आपको कैसे होगा, जब तक आपको ये नहीं पता होगा द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द हिस्ट्री में अल्लाह मियां ने आपको बनाया क्यों था। हम्म। और एक बात बस, आखिरी इस टॉपिक को छोड़ा जा रहा हूँ, कि जब अल्लाह मियां ने आदम अलैहिस्सलाम के अंदर रूह डाल दी, फिर बोला फरिश्तों को कि अब गिर जाओ सजदे में। कुरान की आप सीक्वेंस पढ़ें, आपकी समझ आएगी, कि डॉट कनेक्टिंग समझ में आएगी आपको। सूर्य बकरा में, सूर्य बकरा से ये चैप्टर स्टार्ट होता बिल्कुल। है, और अल्लाह मियां ने तवातुर से इसका तस्करा किया है। लेकिन आप अगर गौर करें मैं क्या बात कर रहा हूँ, अल्लाह ने अपनी पाक रूह, अपनी तरफ से पाक रूह फूकी आदम अलैहिस्सलाम ने, और फिर कहा सबको सजदे में गिर जाओ, और इब्लीस नहीं गिरा। क्यों? उसने जाहिर को देख लिया था, वो समझा था ये गारे से बना हुआ है, तो मैं तो आग से बना हुआ हूँ। अल्लाह ने इसका जिक्र भी किया कुरान उसने। वो ही समझा, जाहिर पे चला गया, वो समझा कि ये तो गारे से बना हुआ है, तो मैं तो आग से बना हूँ, और वो भी स्मोकलेस फायर। अल्लाह मैंने जिन्नात की डिस्क्रिप्शन दी, उसने कहा है कि स्मोकलेस फायर, धुआं भी नहीं होगा जिस फायर से बने। तो वो तो कहा, तो मैं तो आला हूँ। तो उसने दावा भी कर दिया, और वहां पर वो दावा तो कर दिया उसने, मगरूरियत दिखा दी अपनी। और इसीलिए ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने, जो जो अर्लीस्ट सूफिया में आते हैं सेंट, उन्होंने कहा है कि जो सबसे खतरनाक सिन है, जो गुनाह है, वो ये तीन है जो इब्लीस ने किया। एरोगेंस, मगरूरियत। सेकंड, उसने लालच दिलाई अम्मा हवा को कि आप इस शजरे ममनुआ पे चले जाएं और हमेशा हमेशा की जिंदगी को प्रिजर्व कर लें। अब विजडम की बात हो रही है, मैं आपको बता दूं, आजकल क्या हर बंदा ये नहीं चाहता कि वो जहां पर भी है वो स्टेटस को मेंटेन करे? जी। आजकल क्या हर बंदा ये नहीं चाहता? इसीलिए वो अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलता। अब जरा, पहला चैप्टर सिर्फ आपको मैं सिर्फ हल्का सा सरफेस पे
स्ट्रेच कर रहा हूँ और आपको समझ में आ जाएगी स्टोरी क्या है। आदम की ख्वाहिश है क्या? अम्मा हवा को कहा कि आप ऐसे का ऐसा स्टेटस को मेंटेन हो जाएगा, आप हमेशा हमेशा यहाँ रहेंगे, हमेशा हमेशा यंग रहेंगे, हमेशा हमेशा यहाँ पे आपकी जो सस्टेनेंस है वो मेंटेन हो जाएगी। आप शजरा ममनुआ से ये फल खा लें। लालच दिलाई किसने? इब्लीस। सेकंड, गुरूर, लालच। और तीसरा, हाबिल ने काबिल। हाबिल और काबिल का वाक्य आपको पता है, काबिल ने हाबिल को मार दिया एक लड़की के चक्कर में, ठीक है, हसद करके। तो ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, गुरूर, उसके बाद लालच और हसद, अगर आप तीन चीजों से बच गए ना ये, तो आप बहुत सारी चीजों से बच गए, यकीन माने अपनी लाइफ। एब्सोल्युटली। तो किस्सा मुख्तसर, बातें तो बहुत है करने को, लेकिन ये है कि आज क्योंकि हमारा प्रोग्राम की नौयत ऐसी है कि 4 साल को हम कंक्लूड कर रहे थे पूजे में, तो ये मोटी मोटी सी जो है ना वो टेक अवेज है। अगर ये अपनी लाइफ में समझ लें, इम्प्लीमेंट कर लें, यकीन करें बहुत सारी चीजें सीखी जाए। जी हाँ।